टारगेट 22 दिनों का लड़ाएंगे 170 नंबर का। इसके तहत आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स चैप्टर का हाइगेंस के नियम से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम को प्राप्त करें। तो इसके लिए सबसे पहले हाइगेंस जो है तरंगाग्र जो चलती है, इस रूप से तरंगाग्र पर डाला गया किरण लंब कहलाता है। याद रखें, तरंगाग्र पर डाला गया लंब किरण कहलाता है। ये तरंगाग्र है। मान लिए ये भी कोई तरंगाग्र है। अब इसको बनाने का ज़्यादा कलाकारी नहीं है। इसका सबसे पहले इंची लेंगे, खींच लेंगे, तरंगाग्र खींच लेंगे। उसके बाद इससे पहला इस रूप से खींच लेंगे किरण, यहाँ अभिलंब डाल देंगे। फिर इसको परावर्तित किरण खींचेंगे। परावर्तित किरण से जो बनेगा तरंगाग्र, उसको परावर्तित तरंगाग्र कहेंगे। अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लिए x है, तो ये दूरी मेरा यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लिए d है, तो ये दूरी मेरा x होगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी d, तो ये दूरी x, तो ये दूरी कितना होगा d माइनस एक्स। टोटल दूरी में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा d माइनस एक्स। अब ये आपतित तरंगाग्र अभिलंब परावर्तित आपतित किरण और अभिलंब रेखा के बीच के कोण को आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब रेखा के बीच के कोण को अपवर्तन कोण, ये मान लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, क्यों अभिलंब है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस कितना बचेगा आई। ये टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये 90 डिग्री माइनस आई। अब यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 है और ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल क्या करेंगे, टोटल में से जिसको घटा देंगे तो ये कितना बचे, टोटल 90 डिग्री माइनस आर। आपतित तरंगाग्र के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित तरंगाग्र के बीच के कोण को परावर्तन कोण। मान लिया तरंगाग्र का बिंदु ए t1 समय में भी वेग से वो बिंदु तक पहुंचता है और ठीक t2 और फिर परावर्तित होकर t2 समय में भी वेग से सी बिंदु तक पहुंचता है। चलिए अब वही लिखे हैं। माना कि तरंगाग्र को बिंदु ए से ओ, फिर ओ तथा ओ से सी, माना कि तरंगाग्र को बिंदु ए से ओ तथा ओ से सी तक जाने में क्रमशः t1 एवं t2 समय लेता है। तो आपतित तरंगाग्र से परावर्तित तरंगाग्र तक पहुंचने में लिया गया कुल समय t बराबर t1 प्लस t2। तो वही लिखे हैं बाबू, आपतित तरंगाग्र से परावर्तित तरंगाग्र तक जाने में लगा कुल समय, तो t बराबर t1 प्लस t2। अब इस माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो, दोनों हवा में ही है। आपतित तरंगाग्र भी हवा में है, परावर्तित तरंगाग्र भी हवा में है। तो अब कुल समय t है, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो, तो अब समय निकालना। कुल समय बराबर हम चूंकि जानते हैं दूरी बटे क्या होता है, चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो t1 समय बराबर दूरी यहाँ से यहाँ तक ओ से ए से ओ तक आया, तो दूरी कितना तय किया, ओ ए, किस चाल से, v चाल से। दूरी ए ओ और चाल क्या है, v। समय t1 बराबर दूरी बटे चाल। समय t2 बराबर दूरी क्या है, ओ सी। दूरी मेरा क्या है, ओ सी। समय क्या लिया, t, ओ सी बटे v। अब चलिए, तो समीकरण एक में t1 और t2 का मान रख दीजिए। समीकरण एक में t1 t2 का मान रखेंगे तो a बटे v प्लस ओ सी बटे v। ये समीकरण कितना, 2 आ गया। अब त्रिभुज चलते हैं ए बी ओ में। त्रिभुज ए बी ओ में आपतन कोण निकालना। आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण आई, आपतन कोण के सामने की भुजा लंब ओ ए, 90 के सामने की भुजा कर्ण। ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये क्या हुआ, कर्ण। एंगल के सामने की भुजा लंब है मेरा ओ ए और आधार है ए बी और कर्ण है बी ओ। कर्ण है बी ओ और बी ओ की दूरी कितना है, x। तो वही लिए हैं
त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी में साइन आई, त्रिभुज ए ओ बी में साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब सामने की भुजा लंब ओ ए अब बटे आधा वो कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण मेरा कितना है x, तो ओ ए बटे x। उसी प्रकार त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में क्या देखते हैं, आर के सामने की भुजा लंब ओ सी, लंब ये कितना है, ये आधार है, 90 के सामने की भुजा ये कर्ण। तो लंब आधार और कर्ण, तो इसमें साइन आर बराबर लिखाएंगे लंब है मेरा ओ सी और कर्ण है कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही कर्ण है, 90 के सामने भुजा कर्ण है डी माइनस एक्स। तो उसी से ले लेंगे साइन आर बराबर हो जाएगा लंब ओ सी या बटे कर्ण कितना डी माइनस एक्स, वही लिखे हैं त्रिभुज ओ सी डी से साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, लंब मेरा ओ सी है, कर्ण मेरा डी माइनस एक्स है। लिख लिए। अब इसको बाय क्रॉस कर देंगे, बाय क्रॉस करेंगे तो ओ सी बराबर डी माइनस एक्स इंटू क्या आर। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 जो अभी निकालें, समीकरण 2 में निकालने हैं टी बराबर ओ ए बटे बी प्लस ओ सी बटे भी। तो ओ यहाँ इसमें ओ ए का मान निकाल लिए हैं, बाय क्रॉस करके इसको इसमें गुना करेंगे तो ओ ए का मान निकल जाएगा कि वो कितना एक्स इंटू साइन आई, ओ ए का मान एक्स इंटू साइन आई, ओ सी का मान कितना निकाले हैं एक्स इंटू साइन आर। तो अब जो समीकरण 2 में चलते हैं तो ओ सी और ओ बी और ओ सी का मान रखेंगे। ओ सी का जो ओ ए का मान एक्स साइन आई यहाँ रख पुट कर देंगे, एक्स साइन आई बटे भी, और उसके बाद ओ सी का मान है आप देखिए यहाँ निकाले हैं डी माइनस एक्स इंटू साइन आर। तो लिख लिए समीकरण 2 से क्या लिखे एक्स इंटू एक्स साइन आई बटे बी प्लस डी माइनस एक्स साइन आर बटे बी। तो टी बराबर एक्स साइन आई बटे भी, अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स साइन आई बटे भी प्लस डी साइन आर बटे भी। अब चलिए इसको छोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा टी बराबर, इससे कॉमन ले लेंगे, इसको छोड़ देना है तो एक्स बटे भी माइनस एक्स बटे भी दोनों में है तो एक्स बटे भी कॉमन ले लिए तो साइन आई माइनस साइन आर। अब यदि समय नियत हो तो एक्स बटे भी जो निकाले यहाँ मान एक्स बटे भी साइन आई बटे साइन आई माइनस साइन आर, वही लिखें एक्स बटे भी साइन आई माइनस साइन आर। यदि समय नियत हो तो एक्स इंटू भी एक्स बटे भी साइन आई माइनस साइन आर बराबर 0। इसको एक्स चूँकि एक्स बटे भी डट नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है तो ये छोड़ देंगे तो क्या निकलेगा साइन आई माइनस साइन आर बराबर 0, इधर माइनस इधर प्लस साइन आई बराबर साइन आर, साइन काट दीजिए तो आई बराबर आर। ये आई को आपतन कोण और आर को क्या कहते हैं परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही प्रूव करना था, पर यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाइगेंस के नियम से अपवर्तन, हाइगेंस के नियम से अपवर्तन के नियम को प्राप्त करना, हाइगेंस के नियम से अपवर्तन के नियम को प्राप्त करना है, वही लिए एक माध्यम को अलग करने के लिए एक रेखा खींचे, अब इस पर ये अभिलंब डाले, अब ये एक तिरछा था आपतित तरंगाग्र इस पर डाले, आपतित तरंगाग्र भी आया जितने से ए से ओ तक आने अभिलंब के पर आने के बाद ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो अभिलंब की ओर मोड़ दिए, इसको मिला दिए तो सी डी परावर्तित तरंगाग्र बन गया। सबसे पहले एक रेखा खींचे, इस पर एक तरंगाग्र तिरछा ए भी आपतित किए और तरंगाग्र पर डाला गया लंब किरण कहलाता है, तरंगाग्र पर डाला गया लंब किरण यहाँ से पहले वो तक आया, वो उसके आने के बाद ये चूंकि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ गई, मुड़ने वाला ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण को मिला दिए तो ये अपवर्तित तरंगाग्र कहलाया।
अब चलिए, अब यहाँ क्या ख्याल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेंगे क्या डी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी डी है, तो ये दूरी मेरा माने एक्स, तो ये दूरी कितना निकल जाएगा डी माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी माने तो ये दूरी मान लिए एक्स, तो ये दूरी कितना निकल जाएगा डी माइनस एक्स। अब चलिए, ये आपतन कोण, वो आपतन कोण को आई से या बर्तन कोण को आर से। स्नेल का नियम जानते हैं, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया अब बर्तन कोण की जिया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों की लेखनी अतांक होती है। तो इसको मान लिए आई, आपतन कोण आई या बर्तन कोण आर, या आपतित तरंगार आई या बढ़ती तरंगाग्र है, इसको मान लिया आर। अब यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 में ये आई दिया हुआ थी, कितना बचेगा 90 डिग्री माइनस आई। यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, 90 में आर दिया हुआ थी, कितना 90 डिग्री माइनस आर। अब चलिए, अब इसमें मान इस समय T1 समय में ए बिंदु से ओ तक चलने वाले तरंगाग्र T1 समय V1 वेग से T1 समय में ओ तक पहुंचती है, और ओ से चलने वाली तरंगाग्र T2 समय में, ये T2 समय में V2 वेग से सी बिंदु तक पहुंचती है, और तरंगाग्र पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, किरण। रोहिल के माना कि तरंगाग्र को बिंदु ओ से बिंदु ए से ओ, तरंगाग्र के बिंदु ए से ओ, फिर ओ से सी, ओ से सी, तरंगाग्र ए से ओ तथा फिर ओ से सी जाने में क्रमशः T1 एवं T2 समय लगता है। तरंगाग्र का बिंदु, माना कि तरंगाग्र का बिंदु ए से ओ तथा ओ से सी जाने में क्रमशः T1 एवं T2 समय लेता है। T1 T2 है, ये T1 एवं T1 और T2 समय लेता है। तो आपतित तरंगाग्र से अपवर्तित तरंगाग्र तक जाने में लगा समय, आपतित तरंगाग्र से अपवर्तित तरंगाग्र तक जाने में लगा कुल समय जस्ट वही है T बराबर T1 प्लस T2। यदि इस माध्यम में प्रकाश की चाल V1, माध्यम अलग अलग है, विरल है सघन, इसमें मान लिए वेग V1, इसमें मान लिए वेग क्या है V2 है। यदि इस माध्यम में प्रकाश का वेग V1 एवं V2 हो तो T1 क्या है, समय T1 क्या है, समय, तो T1 समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना तय किया OA, यहाँ से यहाँ तक OA किस चाल से V1 से, तो T1 बराबर OA बटे V1। अब समय T2, ये T2 समय निकालना है, तो T2 समय बराबर क्या, दूरी कितना OA किस चाल से V2, तो दूरी समय बराबर होता है दूरी क्या है OC, और समय लिया T2, दूरी OC बटे V2। अब ये समीकरण 1 में मान रख दिए। समीकरण 1 है T बराबर T1 प्लस T2, तो T1 का मान निकाले हैं, T1 का मान OA बटे V1 और प्लस T2 का मान निकाले हैं OC बटे V2, तो T2 के स्थान पर OC बटे V2 रख दिए। अब जस्ट उसी पर त्रिभुज ABO में ये आपतन कोण है, तो आपतन कोण की जिया निकालना है। तो जिया का अर्थ होता है साइन, आपतन कोण की जिया साइन थीटा के लिए चाहिए लंब और कर्ण, ये एंगल के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण। तो लंब है क्या मेरा AO और कर्ण कितना है x, तो वही लिए बाबू साइन I बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है मेरा OA और कर्ण है मेरा x, तो वही लिखिए OA बटे x। अब इसको बाय क्रॉस कर दिए, बाय क्रॉस इसको करेंगे तो OA बटे x साइन I। अब त्रिभुज यहाँ जो देख रहे हैं त्रिभुज COD में या OCD में, इस त्रिभुज में न ये एंगल आ रहा है, R के सामने की भुजा लंब OC, और कर्ण कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या माने D माइनस एक्स, तो कर्ण मेरा हो गया D माइनस एक्स, लंब 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो ये दूरी कर्ण है, कर्ण कितना है D माइनस एक्स, तो वही लंब ले लिए OC या बटे कर्ण कितना D माइनस एक्स, तो वही लिए साइन R बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या निकला OC
लम्ब है मेरा ओ सी, या कर निकला डी माइनस एक्स। अब बाय क्रॉस कर करके ओ सी का मान निकाल लीजिए। तो ओ सी बराबर हो जाएगा डी माइनस एक्स इंटू क्या आर। तो अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 देख रहे हैं, समीकरण 2 यहाँ है, वो क्या है, ओ ए बटे वी वन प्लस ओ सी बटे वी टू। ओ ए का मान आप निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, ओ ए का मान देखिए यहाँ, ओ ए का मान आप निकाले हैं ओ ए एक्स साइन आई, ओ ए एक्स साइन आई, तो ओ ए का स्थान पर रख दीजिए। उसके बाद देखिए ओ सी का मान आप यहाँ निकाले हैं, ओ सी का मान आप क्या निकाले हैं, डी माइनस एक्स इंटू साइन आर। तो ओ सी के स्थान पर रख दीजिए, ओ सी के स्थान पर रख दीजिए, ओ सी अब बटे वी टू है, तो वही लिखे टी ओ ए का जो मान निकाले हैं एक्स साइन आई बटे वी वन हो जाएगा, प्लस ओ सी बटे वी टू, ओ सी का मान डी माइनस एक्स साइन आर, तो वही रख दिए ओ सी के स्थान पर डी माइनस एक्स साइन आर बटे क्या वी टू। अब चलिए टी बराबर एक्स साइन आई बटे वी वन और प्लस इसको गुना करिए, प्लस गुना करिए तो क्या एक्स माइनस एक्स साइन आई अब साइन आर अब बटे वी टू माइनस एक्स साइन आर बटे वी टू, और ये प्लस क्या हो जाएगा डी साइन आर बटे वी टू। अब इसको छोड़ देना है, यदि दोनों माध्यम समय नियत हो तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो समय नियत रहते हैं, तो एक्स को छोड़ने के बाद क्या मिलेगा, एक्स साइन आई बटे वी वन माइनस एक्स साइन आर बटे वी टू बराबर क्या जीरो। समय नियत रखने पर मान जीरो। तो अभी हल कर दीजिए, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स यहाँ है, एक्स इससे कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स साइन आई बटे वी वन माइनस साइन आर बटे वी टू बराबर क्या जीरो। एक्स दैट नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, साइन आई बटे वी वन माइनस साइन आर बटे वी टू बराबर जीरो। अब इधर माइनस है तो इस ओर माइनस है तो रहेगा तो प्लस। अब इसको यहाँ ला, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ लेके जाइए, तो इसको यहाँ लाएंगे तो साइन आई बटे साइन आर, इसको यहाँ ले जाएंगे वी वन बटे वी टू, नहीं लिखे साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर अब वी वन बटे वी टू, तो वी वन बटे वी टू। लेकिन प्रकाश की चाल अपर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रकाश का जो चाल होता है वह अपर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वही वी वन बटे वी टू, तो यह अपर्तनांक उलझ जाएगा, वी टू बटे वी वन लिख दिए, वी वन बटे वी टू के स्थान पर वी टू बटे वी वन, साइन आई बटे साइन आर इसको हम लिख सकते हैं, इसे इस सूत्र ही है इसका, पढ़े हैं पहले भी, यही स्नेल का नियम है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिए, आपवर्तन कोण कीजिए, का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण लिखें तथा इस आधार पर प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। जब धातु की सतह पर प्रकाश पड़ती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होती है, जब धातु की सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये एक फोटोन की ऊर्जा, याद रखना है, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर होता है क्या एच वी, याद रखना है। ये धातु की सतह है, इस पर प्रकाश की किरण डाले, अब प्रकाश की किरण डाले तो इससे स्वतः जो प्रकाश की किरणें निकलती है, इसी घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। वही लिखे हैं, धातु सतह पर प्रकाश के पड़ने के कारण उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन तथा उससे उत्पन्न धारा को, इलेक्ट्रॉन जब गति में आता है विद्युत धारा कहलाता है, तो उससे उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। माना कि एक धातु की सतह का कार्यफलन फाइ है, पर एक फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच वी बराबर भी का मान रखते, एच प्लांक का नियतांक है, एच इंटू हो जाएगा सी बटे क्या लेमडा। याद रखना है सूत्र को, इसी सूत्र की सहायता से बनेगा। माना कि एक धातु की सतह जिसका कार्यफलन फा है, पर एक प्रकाश आपतित होता है जिसकी ऊर्जा ई बराबर एच वी बराबर क्या एच इंटू सी बटे लेमडा, भी का मान सी बटे क्या लेमडा।
आपतित होती है, अतः उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अतः उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या मैक्सिमम बराबर ई माइनस क्या फाइव। अब रख के मैक्सिमम इस ई का मान जान ही रहे हैं क्या बताए, एस भी माइनस, अब कार्यफलन जीरो पर होता है तो एस भी जीरो। अब यहाँ भी का मान पुट कर दीजिए, एच इंटू सी बटे लेमडा, इसका आ जाएगा सी बटे लेमडा जीरो में है तो लेमडा जीरो। अब इससे एच कॉमन लीजिए, भी माइनस भी जीरो बराबर एच कॉमन ले लिए तो यहाँ सी बटे लेमडा माइनस सी बटे लेमडा, यही समीकरण जो एक है, इसी समीकरण एक को आइंस्टीन का विद्युत समीकरण कहते हैं। इसी समीकरण एक को आइंस्टीन का विद्युत समीकरण कहते हैं। प्रायोगिक आधार पर आप लोग कैथोड एनोड पढ़े होंगे। ये एक विसर्ग नली लिए जिसमें ऋण जो प्लेट है कैथोड कहलाता है, और प्लस प्लेट ये ऋण प्लेट कैथोड, प्लस एनोड कहलाता है। इस पर एक फोटोन की ऊर्जा दिए एच भी दिए, इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, विद्युत धारा जो प्रवाह होता है, इसी को विद्युत धारा जो प्रवाह होता है, इसी को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। देखिए प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में प्रदर्शित दिखाया गया है। माना कि भी क्या है, कैथोड के सापेक्ष विभव, कैथोड के सापेक्ष एनोड विभव, कैथोड के सापेक्ष एनोड विभव है, भी एनोड विभव I बराबर फोटो धारा। अब देखिए विभवांतर और धारा का ग्राफ, विभवांतर और धारा के ग्राफ में प्रकाश के एक मान के लिए, इसका ऋणात्मक मान के लिए, एनोड के ऋणात्मक मान के लिए शून्य हो जाता है, इसको इसको ऋणात्मक विभव कहते हैं। भी तथा I के बीच के ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। ग्राफ से स्पष्ट है कि एनोड विभव के एक खास ऋणात्मक मान पर फोटो धारा शून्य हो जाता है। एनोड के विभव के खास मान पर फोटो धारा शून्य हो जाता है। इस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी क्या ई भी जीरो, मैक्सिमम एनर्जी क्या ई माइनस फाइव, पहले पर है ई माइनस फाइव बराबर ई भी जीरो, अभी का मान रख दीजिए एच भी माइनस क्या फाइव ई भी जीरो है ना। तो अब भी जीरो बराबर ये इंटू से टूट के आएगा तो बटे में, तो भी जीरो बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, एच भी बटे ई, बटे में होगा, इंटू से टूट के आएगा तो बटे में, एच भी बटे ई माइनस फाइव बटे ई, यही स्टॉपिक पोटेंशियल है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के महत्वपूर्ण परिमाण, इसको याद कर लेना है। निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्तीय तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। एक दिए गए धातु के लिए एक देहली आवृत्ति तथा एक देहली तरंगदैर्घ्य होता है ताकि प्रकाश विद्युत प्रवाह हो सके, याद कर लेना है। समय कम है इसीलिए इतना डिटेल से तो पढ़ा नहीं सकते हैं, जैसे इतना बता देंगे कि आप लोग तैयारी कर लीजिए। अगला देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किरण आरेख की मदद से खगोलीय दूरदर्शी या दूरबीन का वर्णन करें। खगोलीय दूरदर्शी या दूरबीन का वर्णन करें। तो आप लोग सभी जैसा पढ़े हैं, खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तु को देखा जाता है। खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तु को देखा जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक और फोकस बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक भी बड़ा होता है और फोकस भी बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक और फोकस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस का द्वारक भी छोटा होता है और फोकस भी इसका छोटा होता है। नेत्रिका लेंस का द्वारक भी छोटा, इसका फोकस ही है।
फोकस F0 है। इसका अभिदृश्यक वही लिखे बोलिए दूरदर्शी व प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा दूर की वस्तु को देखा जाता है। इसमें दो उत्तर लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से बड़ा होता है। अब इसको बनाना है तो बनाने के लिए सबसे पहले सीधी लाइन खींच लें। हड़बड़ाना नहीं है चित्र बनाने में, सबसे पहले सीधी लाइन खींच लें और सीधी लाइन खींचने के बाद पहले ये पोर्शन बनाएं। सबसे पहले सीधी लाइन खींचना है और सीधी लाइन खींचने के बाद ये पोर्शन बनाना है। तब यहाँ से किरण निकालना है। ये किरण थोड़ा ऊपर है इस प्रकार। तब यहाँ से किरण डालना है यहाँ पर, फिर यहाँ से थोड़ा तिरछा किरण डालेंगे। फिर यहाँ से अब बर्तन करने के बाद यहाँ मिला लेंगे। जहाँ मिला प्रतिबिंब के परिभाषा से किसी बीम वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण लेंस या बर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसका वह प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये प्रतिबिंब बना ए बी, अनंत पर वस्तु ए बी है। इसका ये जो अभिदृश्यक लेंस प्रतिबिंब बनाता है ए डैश बी डैश। अब इतना बनाने के बाद क्या करना है, एक यहाँ से और ऐसा एक पोर्शन खींचना है कि ये तीनों यहाँ मिले। तो यहाँ से लेने के बाद यहाँ से प्रकाश की किरण गुजारे, यहाँ से लेने के बाद फिर इसको गुजारे, फिर इसको गुजारे, आँख के लिए किरण दें और कुछ नहीं है इसमें। अब चलिए अब अभिदृश्यक, अब इसका कार्य विधि। तो कार्य विधि क्या है देखो, यहाँ देख रहे हैं अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना अभिदृश्यक लेंस द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। यह अभिदृश्यक लेंस अनंत पर से आ रहे प्रकाश की किरणें का प्रतिबिंब यहाँ मिलाती है तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। जब प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस और नेत्रिका लेंस, यह प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर, चूंकि वस्तु अनंत पर रहती है तो लेंस उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनाता है। वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर बनाएगा तो ये अपने फोकस पर प्रतिबिंब F0 पर बनाता है, ये अपने फोकस पर प्रतिबिंब F0 पर बनाता है। यह जो प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है और यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच है। अतः नेत्रिका लेंस ए डैश बी डैश का जो प्रतिबिंब बनाता है, कैसे बनाना है, क्या बनाता है, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब उसके बाद करने के बाद इसका फोकस भी बड़ा होता है, इसका फोकस बड़ा मान लिए, इसका फोकस छोटा होता है, इसका फोकस छोटा मान लिए, है ना। इसके बीच बना कोण थीटा ई और इसके बीच बना कोण थीटा 0। अभिदृश्य लेंस को 0 से, नेत्रिका लेंस को की ई से याद रखना है। वही लिखे हैं अभिदृश्यक लेंस अनंत पर स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अपने फोकस F0 पर ए डैश बी डैश बनाता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। अतः नेत्रिका लेंस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। अब इसका आवर्धन क्षमता, देखिए आवर्धन क्षमता कोई बड़ा खेला नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। इसका आवर्धन क्षमता देखिए, आवर्धन क्षमता बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, अंतिम जो प्रतिबिंब नेत्र पर बना कोण थीटा ई बनाता है। और वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, तो वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, तो वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण थीटा 0 है। वस्तु पर नेत्र बराबर कोण थीटा 0 है। ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, बराबर ये थीटा 0 है तो ये भी क्या होगा, थीटा 0 होगा।
अब यहाँ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज इतने का खेल और कुछ नहीं है। तो आवर्धन क्षमता बराबर आवर्धन क्षमता बराबर निकालना है। देखिए अब तो आवर्धन क्षमता और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटाए थीटाई है, थीटाई रख दिए। और बिना वस्तु द्वारा ओ पर बना कोण, वस्तु द्वारा ऊपर बना कोण थीटा 0 है, थीटा 0 हम रख दिए। अब इस थीटाई हो या थीटा 0 इसके लिए लम और आधार लेना है, लम और आधार। चलिए देखिए इसके लिए ये वस्तु का कार्य करता आती है, वस्तु की दूरी है, वस्तु के लिए अभिदित नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करता है, तभी इसका प्रतिबिंब बनाता है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इसके लिए वस्तु की दूरी है और ये लम इसको मान लीजिए h है, इसको मान लीजिए h है। तो लम इसका लम हुआ h और आधार ये आधार कितना u, तो वही लिए थीटाई बराबर लम, थीटाई के लिए लम है h, लम है h, आधार है u, ले लिए माइनस h बटे u लम अब बटे आधार। अब थीटा 0 के लिए चलिए थीटा 0 ये है लम मेरा लम भी तो h है, h ले लिए और आधार ये है और यहाँ ये अपने फोकस पर प्रतिबिंब बना रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी 0 है, अभिदृश्यक लेंस का सिंबल। तो अभिदृश्यक लेंस के प्रतिबिंब की दूरी कितना है, जिसका ये अभिदृश्यक लेंस जो है प्रतिबिंब अपने फोकस पर बनाता है, तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी इसकी फोकस दूरी हुआ, यहाँ प्रतिबिंब बना रहा है फोकस दूरी क्या f0। तो इसके लिए लम है h, आधार है क्या ये O और f0, O और f0 का मान क्या है f0, तो वही लिए लम, इसके लिए भी लम और इसके लिए भी लम और आधार। इसके लिए लम हुआ h, आधार हुआ u, और इसके लिए इस थीटा 0 के लिए भी लम है h, आधार है क्या f0, तो लिए लम बटे क्या आधार। अब इसको हल कर देना है, अभी ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, उल्टेगा तो उलटने का अर्थ है ये ऊपर और ये नीचे, तो और ये h वाला h कट जाएगा f0 बटे u, तो आवर्धन क्षमता निकला f0 बटे क्या u, f0 बटे u। अब देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने तो इसका आवर्धन क्षमता माइनस f0 बटे f होता। जब अंतिम प्रतिबिंब D क्या आसपास दर्शन की न्यूनतम दूरी, D क्या है बाबू स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने माइनस f0 बटे f इंटू होता 1 प्लस f बटे D। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता इसका माइनस f0 बटे f। अनंत पर बनने का अर्थ है वस्तु को कहाँ रखेंगे फोकस पर, तो इसकी फोकस दूरी कितना f कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ चित्र की सहायता से यौगिक सूक्ष्मदर्शी के कार्य प्रणाली को समझाएं। तो संयुक्त कार्य प्रणाली को समझाना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के कार्य प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र होता है जिसके सहायता से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देख सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये आपका अभिदृश्यक लेंस है और ये नेत्रिका लेंस है।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी दो लेंस होता है, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक और फोकस छोटा होता है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक और फोकस छोटा होता है, द्वारक भी छोटा और फोकस भी इसका छोटा रखना है। और नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस का द्वारक भी बड़ा होता है और फोकस भी बड़ा होता है। नेत्रिका लेंस का द्वारक भी बड़ा होता है और फोकस भी इसका बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस बनाए तो इसको बनाने का कोई बड़ा प्लान है। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचे, दो लेंस ले, एक छोटा लेंस जिसको अभिदृश्यक लेंस कहेंगे, एक बड़ा लेंस जिसको नेत्रिका लेंस कहेंगे। अभी तो विस्तार से उतना बता नहीं सकते हैं, समय कम है, तैयारी भी ज़्यादा करना है, तो इसी हिसाब से तैयारी कर लीजिए। एक सरल रेखा ले जिसमें दो लेंस, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक भी छोटा, फोकस भी छोटा, द्वारक का और नेत्रिका लेंस का द्वारक भी बड़ा और फोकस भी बड़ा। देखिए अब इसको बनाने के लिए हम जैसे बता रहे हैं उससे करना। देखिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेना है। खींचने के बाद दो लेंस लेना है, एक छोटा लेंस जिसका द्वारक भी बड़ा, एक छोटा लेंस जिसका द्वारक भी छोटा और फोकस भी छोटा। ये फोकस F0 और F0', ये जो है अभिदृश्यक लेंस का फोकस है। इसका द्वारक भी बड़ा। सबसे पहले क्या करना है, इंची की सहायता से सीधा लाइन खींच लेना है। खींचने के बाद सब पर ध्यान अभी नहीं देना, पहले सबसे पहले सीधा लाइन खींचना है। इस खींचने के बाद दो लेंस, इसका का द्वारक, एक का द्वारक भी छोटा और फोकस भी छोटा, एक का द्वारक भी बड़ा और फोकस भी बड़ा। जिसका द्वारक और फोकस बड़ा रहता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब कार्य प्रणाली देखिए, अब इसको बनाने के लिए द्वारक भी बड़ा, फोकस भी बड़ा, बनाएंगे प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रकाशीय केंद्र से रेखा गुजारे। प्रतिबिंब बनाने के लिए बताए दो किरण। सबसे पहले यहाँ एक वस्तु रख, प्रथम फोकस करके F0 के बाहर वस्तु रखे जिसकी ऊंचाई H ले लिए, जिसकी ऊंचाई H ले लिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले प्रकाशीय केंद्र से गुजारे रेखा। और जब चूंकि वस्तु मुख्य अक्ष पर है तो दूसरी रेखा समांतर आएगी, दूसरी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद अब बर्तन के बाद इस प्रकार निकाल लें। यहाँ निकाल लिए। निकालने के बाद दो किरण आँख के लिए यहाँ खींच दें। और अब यहाँ से यहाँ से लेंगे तो ये तीनों उसी बिंदु पर मिलाना है। तो पहला किरण ऐसे खींच लेंगे, फिर दूसरा यहाँ से खींच लेंगे डॉट डॉट में, फिर इस तीसरा यहाँ से खींच लेंगे, पहला यहाँ से खींच लेंगे, दूसरा फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। प्रतिबिंब बन गया। A', B' का प्रतिबिंब क्या बना, A" और B'। अब इसको सजाना है। इसका फोकस पहले ले लिए, इसका फोकस भी छोटा लेना, द्वारक भी छोटा। इसका फोकस F0 लेना है। इसका नेत्रिका लेंस का फोकस फिर F और F' लेना है। इसका प्रकाशीय केंद्र E लेना है। इसका प्रकाशीय केंद्र क्या लेना है, O लेना है। ये जो वस्तु जो नेत्र पर कोण बनाया, वस्तु जो अभिदृश्यक लेंस पर कोण बनाया, अभिदृश्यक लेंस का कोण, इसको θ0 लेना है। ये नेत्रिका के लेंस का फोकस है, कोण है। नेत्रिका लेंस का कोण लेना है F। बस इतने कला है। अब देखिए, अब ये वस्तु की दूरी प्रथम लेंस के लिए वस्तु है, वस्तु की दूरी मान लिए क्या, U0। क्या अभिदृश्यक लेंस को 0 से सूचित करते हैं। अभिदृश्यक लेंस को 0 से सूचित करते हैं। तो ये बस अभिदृश्यक लेंस का वस्तु है। और यह जो प्रतिबिंब बनाया, कि यहाँ बनाया A', अभिदृश्यक लेंस जो प्रतिबिंब बनाया A', तो ये प्रतिबिंब की दूरी है। इसका प्रतिबिंब की दूरी को V से, अभिदृश्यक का V0। और यह जो प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो ये वस्तु की दूरी नेत्रिका लेंस की वस्तु की दूरी, नेत्रिका लेंस को इससे, वस्तु की दूरी U से। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ले लिए UE। सजा दिए, समझ गए होंगे चित्र कैसे बनाना है, कैसे करना है। अब कार्य प्रणाली देखिए, अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस, F0 के बाहर AB कोई वस्तु खड़ा करते हैं।
अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस F0 के बाहर ए बी कोई वस्तु खड़ा करते हैं जिसका अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब A डैश B डैश है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। अतः नेत्रिका लेंस A डैश B डैश का प्रतिबिंब A डबल डैश और B डबल डैश बनाता है। कैसे बनाना वही लिखे हैं कार्य प्रणाली में। माना कि अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस F0 के बाहर ए बी कोई वस्तु खड़ा है, जो चित्र में देख रहे हैं। ए बी कोई वस्तु खड़ा है जिसका अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब A डैश B डैश है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अतः नेत्रिका लेंस A डैश B डैश का काल्पनिक प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाता है। अब आवर्धन क्षमता के लिए हम जानिए आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है MP। आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है क्या, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण। ना विस्तार से तो बता नहीं सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, आप समझ करके इसको कर लीजिए। आवर्धन क्षमता बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो यहाँ आप चित्र में देखिए, वस्तु द्वारा जो नेत्र पर बना दर्शन कोण है θ0, इसके लिए सिर्फ इतने लिखना लंब और आधार। लंब इसका H है, लंब इसका क्या है H है, और आधार इसका क्या है D है। देख रहे हैं ना, किसके लिए θ0 के लिए लंब है मेरा H और आधार है क्या D। बस ये इतने का खेला, एक ये θ0 के लिए लंब H और आधार D, और θi के लिए लंब A डैश B डैश को मान लीजिए H डैश। θi के लिए लंब है क्या A डैश B डैश अर्थात H डैश, और आधार ये है, आधार क्या है UI। तो θi के लिए लंब आया H जेट, आधार आया UI। याद रखना किसके लिए θi के लिए लंब आया H डैश और आधार आया यहाँ से यहाँ तक का मान क्या UI, और θ0 के लिए लंब आया H और आधार आया क्या D। बस तो आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण MP बराबर। तो अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण θi ले लिए, और वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण θ0 ले लिए। अब θi के लिए बता दिए लंब है H डैश और आधार है UI, लंब है H डैश आधार है UI, और उसके बाद θ0 के लिए लंब है H आधार है D। तो लीजिए वही θi के लिए लंब है H डैश आधार UI, और θ0 के लिए लंब है H आधार है D। अब इसको ऊपर लेकर के चल जाइए, उलट जाइए तो क्या होगा बाबू H डैश बटे H, और D ऊपर चला जाएगा तो D बटे UI, D ऊपर चला जाएगा ये, और ये नीचे आ जाएगा, और इसको लिख देंगे H बटे क्या H डैश बटे H इंटू D बटे UI। अब देखिए ये, अब यहाँ ये देखना H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, H है वस्तु की ऊंचाई। किसके लिए अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए H वस्तु है और H डैश क्या है प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो किसके लिए ये अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस को 0 से, तो वही लिए AP बराबर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटे वस्तु की ऊंचाई का आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या ले लेंगे 0 इंटू D बटे U, इसका मान M0, इसका मान ME। ये आवर्धन क्षमता ये आवर्धन हुआ अभिदृश्यक लेंस का, और ये आवर्धन हुआ नेत्रिका लेंस का। अब देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता बराबर V0 बटे D बटे F। याद रखना है जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने तो आवर्धन क्षमता V0 बटे U 1 प्लस D बटे F। कर लीजिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कर लीजिएगा।